दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज साइंस की पहली न्यूज़ हम विस्तार से देखेंगे, वो टीबी की बीमारी से रिलेटेड है। टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्षय रोग बोलते हैं, सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है। इसका मतलब ये हो गया है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण हो जाता है, फैलाव हो जाता है। सबसे ज़्यादा टीबी की बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन ये शरीर के अन्य भाग जैसे हड्डी, हमारा मस्तिष्क, गुर्दा, यहाँ तक भी फैल सकती है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है। ये बीमारी हवा के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है। जैसे यदि वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है तो भी। अब हम बात कर लेते हैं टीबी कितने प्रकार की होती है। पहला होता है एक्टिव टीबी, मतलब हमें टीबी के लक्षण क्लियर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति इसे दूसरों को फैला सकता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है लेटेंट टीबी। बैक्टीरिया शरीर में मौजूद रहता है लेकिन सक्रिय नहीं रहता है। रोगी का कोई लक्षण ही नहीं है, लेकिन भविष्य में सक्रिय बैक्टीरिया हो जाएगा। तीसरे नंबर में आ जाता है एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जब टीबी बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। इसका मतलब ये है हम पेशेंट को टीबी की दवाई दे रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। टीबी के लक्षणों की यदि हम बात करें तो सामान्य लक्षणों में क्या क्या जाते हैं, जैसे कि लगातार 2 सप्ताह से अधिक आपको खांसी चल रही है, खांसी के साथ खून आता है, वजन घटना, भूख नहीं लगना, थकान और रात में पसीना आना, सीने में दर्द होना, ही इसके प्रमुख लक्षण हैं। भारत में टीबी की स्थिति की बात करें तो देखिए, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 आई थी, जिसमें बोला जाता है भारत दुनिया में टीबी मामलों में सबसे आगे है। हर साल 25 लाख लोग टीबी से प्रभावित होते हैं। 2025 तक टीबी उन्मूलन का टारगेट हम रखे हैं। इसके लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं इनको भी देख लेते हैं, जैसे कि NTEP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। पहले इसको क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम मतलब RNTCPC बोला जाता था, जिसे 2020 में नया नाम दिया गया। इसका उद्देश्य था कि 2025 तक हम टीबी को ख़त्म कर देंगे। क्या इसकी विशेषताएं रही हैं, देखिए। निक्षय पोषण योजना, टीबी के मरीजों को 500 रुपये हर महीना दिया जाता है। निक्षय मित्र योजना, इसमें सामाजिक संगठन, NGO और व्यक्तियों को टीबी रोगियों की मदद करने के लिए जोड़ा जाता है। फिर आता है 99 डॉट्स टेक्निक, मरीजों की दवा लेने की निगरानी के लिए डिजिटल समाधान है। फिर आ जाता है ट्रूनेट और AI आधारित स्क्रीनिंग, टीबी की जल्दी और सटीक पहचान के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सितंबर 2022 में चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जन भागीदारी को हम कैसे बढ़ावा देंगे। साइंस वाली यहाँ जो न्यूज़ हम पहली वाली देखने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हम विस्तार पूर्वक देखेंगे क्योंकि ये साइंस का आर्टिकल काफ़ी बड़ा है। इसमें बताया जाता है कि भारत में ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने की दिशा में चल रही देरी और सरकार के रवैया की यहाँ पर आलोचना करी जाती है। टीबी खत्म करने का लक्ष्य और देरी की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी खत्म करने का टारगेट रखा था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। 2025 का ये फरवरी महीना चालू हो चुका है। जो भी नई टेक्निक डेवलप करी गई थी उन्हें लागू करने में काफ़ी देरी हो रही है। सेकेंड नंबर की बात यह है, नई जो AI टेक्निक आ रही हैं और उनकी मंजूरी में किस प्रकार से डिले हो रहा है। भारत में 2 कंपनियां हैं, जैसे Cure.ai और डीप टेक। Cure.ai कहाँ, बंगलुरु में, और डीप टेक पुणे है। इन्होंने एक ऐसी तकनीक, AI तकनीक बनाई है जो एक्सरे के जरिए टीबी की पहचान कर सकती है, लेकिन तकनीकों का मूल्यांकन HTAIN नाम की एक सरकारी संस्था ने किया है और फरवरी 2024 में रिपोर्ट दी। लेकिन ये रिपोर्ट 10 महीने बाद यानी दिसंबर 2024 में सार्वजनिक करी गई थी। कितना डिले किया गया आप देख सकते हैं। सरकारी प्रक्रिया है तो उसमें देरी होगी है। भारत में किसी भी नई चिकित्सा टेक्निक को लागू करने से पहले उसकी प्रभावशीलता और लागत का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब कितना फ़ायदा होगा, कितना खर्च आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है
लेकिन केंद्रीय टीवी विभाग सीटीडी तब तक नई टेक्निक को स्वीकार नहीं करता जब तक कि उसे एचटीए और नीति आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं मिल जाए। मतलब टीवी विभाग भी ऊपर सरकारी आदेश के लिए इंतज़ार करता है। पहले भी कुछ टेक्निक जैसे कि ट्रूनेट और बीपीएलएम दवाएं को इसी तरह से प्रक्रिया से गुजरना पड़ गया था। सरकार की जो नीति है काफ़ी भेदभावपूर्ण रही है। जैसे हम बात करें क्यूएक्सआर और जैन की, दोनों को एचटीए और एमटीएबी नीति आयोग द्वारा संचालित एक समिति है, इसकी स्वीकृति मिल गई है। फिर भी सीटीडी ने इन टेक्निक को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है। इसके उल्टे डीप सीएक्सआर नामक एक अन्य एआई टेक्निक जो कि गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने डेवलप करी है, उसे बिना एचटीए मूल्यांकन के ही टीबी कार्यक्रम में आपने शामिल कर लिया है। ये बात यहाँ पर भेदभाव लगती है हमको। इससे ये क्वेश्चन उठता है कि अब अन्य दो टेक्निक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है। 5वें नंबर का पॉइंट यहाँ पर यह रखा जाता है कि राज्यों को सही जानकारी नहीं दी गई है। सीटीडी ने राज्यों को डीप सीएक्सआर टेक्निक के इस्तेमाल के बारे में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया। जब कुछ राज्यों ने खुद संपर्क किया तब सीटीडी ने कहा है कि वे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि क्यूएक्सआर और जैन की टेक्निकों का प्रदर्शन बेटर रहा है, उनका बड़े पैमाने पर परीक्षण भी हुआ है। एआई टेक्निक कितनी इफ़ेक्टिव हैं, हमारी बॉडी में कितना काम करेंगी। क्यूएक्सआर और जैनकी का प्रदर्शन बड़े स्तर पर परीक्षणों में बेटर रहा है और क्यूएक्सआर को WHO द्वारा 2021 में टीबी स्क्रीनिंग के लिए बोल दिया गया कि ये सही है। क्यूएक्सआर टेक्निक 90 देशों में 3100 से ज़्यादा स्थानों पर हुआ है। भारत में 25 राज्यों में 490 साइट पर इसको लागू किया गया है। जैन की 15 और 80 से ज़्यादा साइट्स पर इस्तेमाल हो रहे हैं। 15 राज्यों में 80 से ज़्यादा साइट्स हैं। इन टेक्निक की लागत भी कम है। क्यूएक्सआर टेक्निक का 30 रुपये प्रति स्क्रीनिंग पड़ता है। जैनकी से यदि आप टीबी की पता लगाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं तो 22 रुपया स्क्रीनिंग का खर्चा आता है। अब आप ये निष्कर्ष वाली बात करते हैं कि टीबी जांच में एक्सरे और एआई की ज़रूरत है कि नहीं है। राष्ट्रीय टीबी प्रिवलांस सर्वे 2019 से 21 और तमिलनाडु में एक सर्वे में पाया गया था कि 40% से ज़्यादा टीबी मामलों का पता सिर्फ एक्सरे की मदद से चला है। एआई सहायता प्राप्त एक्सरे टेक्निक 1 मिनट से भी कम समय में नतीजे दे देती है, रिजल्ट दे देती है। ये काफ़ी सटीक है और कम लागत पर गरीब इलाकों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। निष्कर्ष में यदि देखा जाए, सरकार के पास टीबी को ख़त्म करने के लिए सटीक और प्रभावी एआई टेक्निक अवेलेबल है, लेकिन हमारे देश में नौकरशाही और राजनीतिक कारणों से इसका सही यूज़ नहीं हो पा रहा है। इससे 2025 तक टीबी ख़त्म करने का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ आई है साइंस से रिलेटेड दोस्तों, ये हमारे सपनों से रिलेटेड है। नई रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश करी जाती है कि लोग अपने सपनों को कितना और क्यों याद रखते हैं। इस स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों का सपनों के प्रति सकारात्मक रवैया होता है और जिनका दिमाग अक्सर कल्पनाओं में रहता है ना, वे लोग अपने सपनों को ज़्यादा याद रखते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की नींद हल्की और लंबी रहती है, वे सपनों को ज़्यादा याद कर पाते हैं। इसके अलावा जो यंग लोग हैं, इनको सपने ज़्यादा याद रहेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी मेमोरी कम होते जाती है और वो लोग सफ़ेद सपने देखते हैं। मतलब यानी उन्हें लगता है कि उन्होंने सपने देखा है, लेकिन कोई उनको डिटेलिंग याद नहीं रहता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि मौसम का असर भी सपनों को याद रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्दी में हम कम सपने याद रख पाते हैं, जबकि बसंत में ज़्यादा। इससे पता चलता है कि पर्यावरण और जैविक घड़ी सर्केडियन रिदम भी इस पर असर डालते हैं। कुल मिलाकर सपनों को याद रखना हमारी सोच, नींद की गुणवत्ता और व्यक्तिगत आदतों का नतीजा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड है। मतलब हमारा जो सौरमंडल है उससे बाहर के ग्रह का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सौरमंडल से बाहर एक ग्रह जो कि पृथ्वी से 900 प्रकाश वर्ष दूर है कि वातावरण को करीब से देखा है और उसका 3D नक्शा बनाया है। यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के
बड़े टेलीस्कोप से उन्होंने ये पाया है कि इस ग्रह पर तेज हवाएं चल रही हैं, ठीक है, सोलर वाइंड्स जिसको बोला जाता है। ये हवाएं इसलिए बन रही हैं क्योंकि ग्रह के उस हिस्से में जो उसके तारे के सामने है, मतलब सूरज के सामने का हिस्सा कैसा रहेगा, वहाँ पर सोलर वाइंड हमको दिखाई देती है। ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है, दूसरी तरफ का एरिया ठंडा होता है। इस तापमान के अंतर के कारण लोहे और टाइटेनियम जैसे तत्व हवा में घूम रहे हैं, जिससे ग्रह के वातावरण में खास तरह का मौसम बनता है। तो इसमें कैसे करके वेदर बन रहा है किसी ग्रह का, इसके बारे में अध्ययन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये एक शैवाल के फैलाव से रिलेटेड है। शैवाल फैलते जा रहा है और ये एक प्रकार का ऐसे एल्गी है जिसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, खाद पानी देने की इसको ज़रूरत नहीं है, अपने आप फैलते जा रहा है। दिक्कत वाली बात ये हो जाती है इसके फैलने से हमारी जो सीट है, आइस की मोटी मोटी जो चादरें हैं वो प्रभावित हो रही हैं, वो पिघलना चालू हो जा रहा है। एक नई स्टडी में पाया गया है कि डार्क पिगमेंटेटेड माइक्रो एल्गी जो कि ग्रीनलैंड आइस शीट के पिघलने में योगदान दे रही है, बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स अपटेक और ग्रोथ कर सकती हैं। इसकी वजह से तेज़ी से खाली होते बर्फीले इलाकों में ये फैल रही है। रिसर्च के अनुसार ये एल्गी बिना किसी अतिरिक्त न्यूट्रिएंट इनपुट के भी जीवित रह सकती हैं और फैल सकती हैं, जिससे आइस शीट डार्कनिंग बढ़ती है और मेल्टिंग रेट तेज हो जाता है। ये स्टडी नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुई थी। वैज्ञानिकों ने कटिंग एज सिंगल सेल इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करके इन ग्लेशियर आइस एल्गी के कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का विश्लेषण किया था। इससे ये पता चला कि ये एल्गी अंदर ही फास्फोरस को स्टोर कर लेती हैं और बहुत हाई कार्बन टू न्यूट्रिएंट रेशो बनाती हैं, जो ये दिखाता है कि वे न्यूट्रिएंट पुअर ग्लेशियर इन्वायरमेंट में भी खुद को जिंदा रख सकती हैं, क्योंकि अपने अंदर फास्फोरस को स्टोर कर ले रही हैं। क्रूशियल इंसाइट्स। डॉक्टर जेम्स ब्रैडली, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हिसाब से देखा जाए तो इनका कहना है, हमारी स्टडी से ये जानकारी मिली है कि ग्लेशियर आइस एल्गी इतनी कठिन परिस्थिति में भी खुद को कैसे बनाए रख रही हैं। इन्हें एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए जैसे जैसे आइस शीट पिघल कर खाली होते जा रही है जगह, ये तेज़ी से फैल रही हैं। इनका डार्क पिगमेंटेशन बर्फ की रिफ्लेक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है और पिघलने की दर तेज हो जाती है, जिससे सी लेवल राइज हो रहा है। ग्रीनलैंड आइस शीट का पिघलना ग्लोबल सी लेवल राइज में सबसे बड़ा योगदान देने वाला कारक है। पहले के स्टडी ये बताती हैं कि एल्गल ब्लूम की वजह से बर्फ के पिघलने की दर 10 से 13% तक बढ़ सकती है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि इन एल्गी की ग्रोथ किन चीज़ों पर निर्भर करती है। इस नई स्टडी से पता चल गया है कि ये सूक्ष्मजीव अपने न्यूट्रिएंट इंटेक को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे वे कम न्यूट्रिएंट रिच माहौल में भी जिंदा रहते हैं और बढ़ते जाते हैं। इस रिसर्च ने दिखा दिया है कि ये एल्गी कितनी सेल्फ सफिशिएंट है, जिससे साफ हो गया है कि क्लाइमेट मॉडल में बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी शामिल करना ज़रूरी है, ताकि आइस शीट मेल्टिंग को और भी ज़्यादा सटीक तरीके से समझा जा सके। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस की दोस्तों, ये कोयले से जो बिजली बनाई जाती है उसका असर कितना पड़ रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल चिंता जाहिर करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल बर्न करने से एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि ह्यूमन और एनिमल हेल्थ दोनों को प्रभावित कर रहा है। हाल ही में स्टैनफोर्ड ड्योर स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूएस के डॉक्टर कीरत सिंह और उनकी टीम ने ये पाया है, इंडिया में कोल फायर्ड पावर प्लांट से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसे पॉल्यूटेंट की वजह से व्हीट और राइस जैसी स्टेपल क्रॉप्स की यील्ड कम हो गई है, पैदावार कम हो रही है। उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी के हिसाब से देखिए, कुछ इलाकों में एनुअल क्रॉप लॉस 10% से भी ज़्यादा है। ये नुकसान पिछले कुछ सालों में हुए एवरेज यील्ड ग्रोथ के 6 साल के बराबर है।
हालांकि बेटर क्रॉप वैरायटीज, इरिगेशन और मैकेनाइजेशन के कारण क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन एयर पॉल्यूशन के कारण से इसमें हमको गिरावट देखने को मिल रही है। गेहूं मुख्य रूप से सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में उगाया जाता है, जबकि राइस साउदर्न और ईस्टर्न स्टेट में लगाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अनुसार भारत में कोल रिजर्व अगले 120 साल तक चलने वाले हैं। 1920 में हुसैन सागर हैदराबाद में निजाम के रूल के दौरान ब्रिटिश इक्विपमेंट से पहला कोल फायर प्लांट लगाया गया था। सोचिए 1920 की बात, अंग्रेजों के टाइम में। तब से अब तक इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन भारत अभी भी कोल बेस्ड पावर जनरेशन पर बहुत निर्भर है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसलिए हमें क्लीनर अल्टरनेटिव अपनाने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्लीनर मेथड्स क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहला होता है वाइंड एनर्जी, ग्राउंड टू वाइंड। इस मेथड में हम वाइंड मिल लगाते हैं, वाइंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने किया जाता है। भारत के 9 वाइंडी स्टेट मिलकर के करीब 50 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाइंड पावर प्रोड्यूसर है। कई प्राइवेट कंपनीज ने वाइंड फार्म लगाए हैं जो अर्बन और रूरल एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। सोलर एनर्जी की यदि हम बात करें, सन टू द लैंड, इस मेथड में सोलर पैनल का उपयोग करके सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में हम चेंज करते हैं। सोलर पैनल को हाउसेस और बिल्डिंग की छतों पर लगा करके या लार्ज स्केल सोलर फार्म हम बना सकते हैं। सोलर पावर तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसे बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। फिर आ जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ब्लॉक ए रिवर एंड जनरेट पावर, इसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इस मेथड के जरिए रिवर पर डैम बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तैयार करी जाती है। इससे एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई भी हो जाता है। भारत के टॉप 5 डैम मिलकर के करीब 50 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं। फिर आ जाता है ऑस्मोटिक पावर, रिवर टू द सी। इसमें कैसे करके हम बिजली बनाएंगे? जब रिवर का फ्रेश वाटर साल्ट वाटर से मिल रहा है तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया और पेन स्टेट यूएस के वैज्ञानिकों ने इस टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक विकसित किया है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर बहुत सारी रिवर समुद्र में मिलती हैं, जिससे ये मेथड भारत के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर को इस टेक्नोलॉजी को और अधिक विकसित करने पर काम करना चाहिए। वहीं आ जाती है 5वें नंबर में न्यूक्लियर एनर्जी। एटम से हम पावर बनाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन का उपयोग होता है, हीट प्रोड्यूस की जाती है जिससे वाटर स्टीम बनता है और टरबाइन को हम घुमाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भारत के 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलाकर के 3.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन और एफिशिएंट अल्टरनेटिव माना जाता है। क्लीन एनर्जी की तरफ हमको कदम बढ़ाना है, कुल मिलाकर के ये आर्टिकल ये बोलता है। इन क्लीन एनर्जी मेथड को अपना करके हम कोल बेस्ड पावर जनरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। अब समय आ गया है कि हम सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, वो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख फ्लैगशिप स्कीम है। इसका उद्देश्य सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है, हाउसिंग फॉर ऑल। ये योजना गांव और शहर दोनों के लिए लागू की गई है। ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो इसमें बोला जाता है 2022 तक सभी के लिए आवास का टारगेट रखा गया था। इस सीमा को 2024 तक कर दिया गया है। गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को आवास अवेलेबल कराना है। कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील करना। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। योजना 2 प्रकार की है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
ठीक है, इसको 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। किन किन को फ़ायदा मिलेगा, इसमें आ जाते हैं शहरी गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग भी इसमें आ जाते हैं। इसके क्या क्या प्रमुख कंपोनेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट स्लम रीडेवलपमेंट, झुग्गी वासियों का पुनर्वास करना है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाना। इसके अलावा एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, निजी बिल्डर के साथ मिलकर के सस्ते मकान बनाना। और बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत रूप से मकान बनाने या फिर सुधारने में भी सहायता देती है सरकार। इसके बाद आ जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सबसे ज़्यादा चर्चा में ये स्कीम रहती है। इसको लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 2016 को। पहले इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं तो देखिए, हर लाभार्थी को 1,20,000 रुपये मिलते हैं, मतलब नॉर्मल सेक्टर में, और हिमालयी और पहाड़ी राज्यों में 1.3 मतलब 1,30,000 रुपये की सहायता मिलती है। लेकिन एक बात यह है दोस्तों, इतना आसान नहीं है ये पैसे को हासिल करना। सरपंच के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये आप खुद जानते हैं। दूसरी बात यह है, सरपंच खुद घूस खाता है, सचिव खुद घूस खाता है, तब जा कर के कहीं आपका मकान सैंक्शन हो पाएगा। सबसे पहले तो उन लोगों के नाम आ जाएंगे जो उनके करीबी रहे हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले। बाकी लोग भाड़ में जाएं, ऐसा चलता है गांव में सिस्टम। मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के साथ इसको जोड़ा जाता है। मकान में शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा अवेलेबल कराना भी इसका प्रमुख टारगेट है। वित्तीय सहायता और सब्सिडी की यदि हम बात करें तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसमें बोला जा रहा है भाई जो EWS हैं या फिर LIG सेक्शन वाले लोग हैं, 6.5% ब्याज सब्सिडी 6 लाख तक के लोन पर। MIG वाले लोग को 4% ब्याज पर सब्सिडी 9 लाख रुपए तक का लोन। MIG सेकेंड 3% ब्याज सब्सिडी 12 लाख तक के लोन पर रहेगा। ग्रामीण लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सहायता दी जाती है। की फीचर्स की यदि हम बात करें तो ये PPP मॉडल पर काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि सस्ते मकान बनाए जा सकें। निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। लाभार्थियों का चयन 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से किया जाता है। गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो सरकार ने PMAY ग्रामीण को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। PMAY अर्बन के अंतर्गत 1.2 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।